इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। विद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो W बराबर, देखिए ये W बराबर होता है P इंटू ई 1 - cos थीटा। एक्चुअली डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में इतना कार्य किया जाता है और मैग्नेटिक डाइपोल को घुमाने में इतना कार्य किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है और ऑप्शन में जो है मैग्नेटिक डाइपोल दिया है। तो अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है तो ये क्वेश्चन होगा, आंसर सही होगा P इंटू 1 - cos थीटा। अब एक्चुअली इसमें है नहीं तो M इंटू 1 - cos थीटा ही मारेंगे, लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो होता है P इंटू 1 - cos थीटा। किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युता जो होता है, रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है वो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो सही आंसर जो होगा इसका ये हो जाएगा। आवेश के समानांतर संयोजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो राशि जो है प्रत्येक कैपेसिटर के लिए समान होती है वो होती है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर और धारिता। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर दो कैपेसिटर का होता है, जैसे ये कैपेसिटर हो गया आपका और ये दो कैपेसिटर आपके पैरेलल हो गया, तो जब कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो दोनों के अंदर जो चार्ज होता है वो अलग अलग फ्लो होता है, चार्ज सब में अलग अलग जाएगा, लेकिन तीनों का पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है चार्ज इसमें Q1, Q2 और Q3 होगा, लेकिन तीनों का वोल्टेज जो है वो V नहीं रहेगा। तो सही ऑप्शन होगा विभवांतर, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस का मान समान रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितार का प्रतिरोध जो है R है, उसे खींच करके अगर उसका व्यास आधा कर दिया जाए, अगर उसका डाया आधा कर दिया जाए, अगर किसी वायर को अगर खींचते हैं तो उसका व्यास अगर आधा करते हैं, इसका मतलब होगा कि लेंथ उसका डबल हो जाएगा। व्यास अगर उसका डाया अगर हम आधा करते हैं तो लेंथ उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर उसको 2 टाइम्स अगर 2 गुना, अरे व्यास आधा होगा इसका मतलब क्या होगा, लेंथ डबल हो जाएगा। तो लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, यानी सही आंसर होगा 2R। डाया आधा होगा तो लेंथ डबल हो जाएगा और लेंथ डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2R। अब वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। तो देखिए किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो 4πε0 इंटू R होता है, यानी कैपेसिटेंस जो होता है रेडियस के समानुपाती होता है। तो रेडियस यानी त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो वायु में जो कैपेसिटर जो आप रखेंगे, जो भी कंडक्टर रखेंगे उसका कैपेसिटेंस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी त्रिज्या के समानुपाती होगा। तो सही आंसर जो होगा वो होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी x अक्ष के दिशा में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर x डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा हमारा वो YZ प्लेन में हो जाएगा। x डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा प्लेन किस डायरेक्शन में होगा, YZ प्लेन के अंदर जो होगा x रहेगा तो YZ जो है प्लेन हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा हमारा YZ में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल किस डायरेक्शन में होगा, हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा हमारा YZ प्लेन के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतशीलता का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी जो है उसका यूनिट क्या होगा, मात्रा क्या होगा। तो परमिटिविटी का जो यूनिट होता है, परमिटिविटी का मतलब होता है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। एप्सिलॉन हो या फिर एप्सिलॉन नॉट हो, उसका यूनिट जो होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये के यूनिट के अपोजिट होता है। के का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
अगर इसका अपोजिट हम करेंगे तो एप्सिलॉन का यूनिट बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सही ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मीटर जो सेतु की तार बनी होती है, मीटर ब्रिज की जो वायर बनी होती है वो किसकी होती है? तो मीटर ब्रिज की जो वायर होती है वो मैग्नीन का बना होता है। तांबे का तो बना नहीं होता है, स्टील का नहीं होता है, लोहे का ना होता है, मैग्नीन का बना होता है। अब चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकन की तीव्रता M के बीच का सही रिलेशन होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन जो है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी M के बीच का सही रिलेशन होता है। तो देखिए फार्मूला जो होता है H का, वो H का फार्मूला होता है B अपॉन माइक्रो माइनस H का जो फार्मूला होगा वो B अपॉन माइक्रो माइनस M होता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर आकर के ये एक्चुअल यही सही रिलेशन होता है H B और M का। अब इस माइनस को अगर हम प्लस में बुलाएंगे तो ये क्या मिलेगा हमको? H प्लस M बराबर क्या मिलेगा? B भाई माइक्रो। अगर माइक्रो को उधर भेज देंगे तो B बराबर सही ऑप्शन क्या बनेगा? H प्लस M और इंटू में ये तो डिवाइड में है, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया। अब ये इंटू में इधर आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में है, इधर आकर के क्या होगा? इंटू। तो ये सही ऑप्शन क्या बनेगा? ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बराबर हो जाएगा माइक्रो नॉट इंटू H प्लस M के। तो यहाँ से आप सॉल्व करके देख लीजिए, माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा और ये इंटू आकर के इधर डिवाइड होगा, यानी सही ऑप्शन होगा इसका D। यहाँ से करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है दो पैरेलल मिरर जो है उनके बीच रखी गई कोई वस्तु है तो उसके बीच कितना इमेज उसका बनेगा? दो पैरेलल मिरर है तो पैरेलल जब मिरर रहेगा तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल क्या होगा? 0 हो जाएगा। एंगल क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब इमेज का जो नंबर होता है, इमेज का नंबर, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका थीटा बटा आपका 360 बटे थीटा। अब 360 में अगर हम 360 में कितना से डिवाइड करेंगे? 0 से। एंगल तो हमारा 0 है, फार्मूला होता है 360 बटा थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन जो होगा वो D हो जाएगा। दो पैरेलल मिरर होंगे तो उसके बीच का जो होगा थीटा हमारा क्या है? 0 है। तो 360 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनाइट इमेज बन जाएगा। पैरेलल मिरर के बीच का जो इमेज बनेगा वो होगा इन्फिनाइट। तो D ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन M है तो उसका अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा? देखिए अनुदैर्ध्य आवर्धन जो होगा वो पार्श्व आवर्धन का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी अगर पार्श्व आवर्धन M है तो अनुदैर्ध्य आवर्धन जो होगा वो M स्क्वायर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यम में उसका वेवलेंथ λ1 और λ2 हो तो स्नेल का नियम होता है। तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन I बटा साइन R बराबर क्या? μ1 बाई μ2। तो यानी सही ऑप्शन क्या होगा? μ1 बाई μ2 की जगह क्या दे दिया है? λ1 अपन λ2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से वायु का जो बुलबुला होता है पानी में चमकता है? तो पानी का जो बुलबुला होता है किस कारण से चमकता है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा है विवर्तन। तो पानी का जो बुलबुला होता है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर दो उत्तल लेंस जो है संपर्क में रख दिया जाए तो समतुल्य लेंस क्या बनेगा? बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि दो उत्तल लेंस को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो देखिए भाई 2 हो चाहे 2 लाख हो, कतनों लेंस अगर सेम रहेगा तो वो उसके वैरायटी में कोई चेंज ना होगा। मान लीजिए कि यह एगो उत्तल लेंस है और इसके बगल में भी हम एगो उत्तल लेंस रखेंगे तो दोनों लेंसों का कॉम्बिनेशन भी उत्तल लेंस होगा।
क्या होगा, उत्तल लेंस ही होगा। तो दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखा हो तो समतुल्य लेंस भी क्या होगा, उत्तल लेंस ही होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, उत्तल लेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग का विचलन जो है कोण का मान सबसे अधिक होता है। तो सबको पता होगा कि प्रिज्म से जब प्रकाश हो करके गुजरता है तो सबसे अधिक कौन किरण मुड़ती है, भाई यही पूछ रहा है। तो सबसे कम मुड़ती है रेड और सबसे अधिक कौन मुड़ती है, वायलेट यानी बैगनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैगनी का। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बैगनी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो आर जो अगर किसी कैपेसिटर का, संधारित्र का मतलब कैपेसिटर, अगर किसी भी कैपेसिटर का रेडियस आर है, रेडियस आर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई क्यू। सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर और सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन का इसमें चारों में कोई विकल्प नहीं सही है, चारों ही विकल्प कोई नहीं है। अगर मैं कहूँ स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो ये भी ना होगा, ये भी ना होगा, नहीं होगा। ये जो ए ऑप्शन जो है यह पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये वोल्टेज का फॉर्मूला जरूर है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बनाए। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का इसमें कोई फार्मूला नहीं है। हाँ वोल्टेज का ये फार्मूला जरूर है। अगर वोल्टेज वगैरह रहेगा तो सही ऑप्शन क्या मार देंगे हम, ए। लेकिन इसमें कैपेसिटेंस का कोई फार्मूला नहीं दिया है, वोल्टेज का फार्मूला दिया गया है ए। अब क्वेश्चन नंबर 18, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अनुपात होता है। तो देखिए एक्सियल इंटेंसिटी जो होती है वह इक्वेटोरियल इंटेंसिटी का 2 टाइम्स होता है, दुगुना होता है। तो अक्षीय और निरक्षीय में अक्षीय दुगुना होगा और निरक्षीय उसका आधा होगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, रेशियो क्या होगा 2:1। अगर यही निरक्षीय और अक्षीय का कहता तो क्या हो जाता 1 हो जाता। कहाँ डबल कहाँ होता है, एक्सियल में डबल होता है, अक्षीय डबल होता है। तो अक्षीय पहले दे रहा है तो उसका डबल होगा, तो यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2:1। अगर आप फार्मूला से अगर निकालना चाहते हैं तो फार्मूला से भी अगर रेशियो हल करके देखना चाहते हैं तो इसका भी कर लीजिएगा। आवेश के पुनरावर्तन में जो है पुनर्वितरण में क्षय होता है। तो देखिए आवेश का कभी भी अगर हम क्या करेंगे पुनर्वितरण करेंगे तो आवेश का पुनर्वितरण करने से रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या क्षय होगा, ऊर्जा का क्षय होता है। पहला है आवेश, दूसरा है ऊर्जा, मात्रा इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा ऊर्जा। आवेश को अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं, तो आवेश का क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा, क्षय होगा, ऊर्जा क्षय। इसका सही आंसर होगा 19 का बी। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो मान के चलिए कि रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो R को n तक जोड़ेंगे तो nr हो जाएगा। तो RS का वैल्यू कितना होगा, सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला R1 + R2 + R3। तो n जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा nr हो जाएगा ना। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, हमारा सही RS जो होगा वो हो जाएगा nr। अगर इसी रेजिस्टेंस को अगर हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ते हैं तो R/P हो जाएगा, R/N हो जाएगा, R/N हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो पूछा है, ऊपर वाला सीरीज का है, नीचे वाला पैरेलल का है। अब दोनों का रेशियो पूछा है तो क्या होगा, R कट जाएगा, n ऊपर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो RS/RP बराबर क्या हो जाएगा, n ऊपर जाएगा तो n², यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो R तक कितना हो जाएगा nr। और ये पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, P बराबर फॉर्मूला 1/R बराबर क्या होता है 1/R1
+1/r2। तो 1/r का वैल्यू क्या हो जाएगा, n तक जोड़ना है तो n/r होगा। अब पलटी मारेगा तो r का हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा। तो r/n हमने लिख दिया, r से कट गया। अगर आप निकालना चाहते हो यहाँ से r का वैल्यू निकाल दो। r का वैल्यू क्या होगा, पलटी मारेगा तो क्या होगा, r/n होगा। यानी सही आंसर क्या होगा, इसका दोनों का रेशियो सीरीज और पैरेलल का n² हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि जब किसी एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ हो तो बंद सतह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिए, आवेश हमेशा वस्तु के बाहरी सतह पर होता है, आवेश किसी भी बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो अब बंद सतह, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बंद सतह में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो होगा इसका ए हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि आवेश हमेशा वस्तु के क्या होता है, बाहरी सतह पर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंस है। टेंजेंटियल गैल्वेनोमीटर जो है अधिकतम सुग्राही होता है, मोर सेंसिटिविटी होता है जब डिफ्लेक्शन का एंगल होता है। तो भाई डिफ्लेक्शन एंगल का फॉर्मूला होता है d∠ sin 2θ/2 di/i। तो इस बात से ही पता चलता है कि अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री भरेंगे तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 45 यहाँ भरेंगे तो 45 दूना के कितना हो जाएगा, 90, और साइन 90 का वैल्यू सबसे अधिक होगा। तो यहाँ थीटा कितना भरा जाए कि सबसे अधिक साइन का वैल्यू आए, बताइए। 45 भरेंगे तो 45 दूना के कितना हो जाएगा, 90, साइन सबसे बड़ा का वैल्यू हो जाएगा। यानी थीटा के जगह 45 भरेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ थीटा का वैल्यू आप 45 भरिएगा तो मोर सेंसिटिव जो है होने के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। तो एक चोक कॉइल का जो पावर फैक्टर जो होता है वो होता है 0। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चोक कॉइल का पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान क्षेत्र से चलने वाला आवेश उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश सेम वेलोसिटी से फ्लो करता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अगर रेस्ट रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा, तो दोनों अगर समान चाल से चल रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों दिया हो, ये सी ऑप्शन होगा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर रेस्ट रहेगा तो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र होगा, लेकिन चल रहा है और वो भी कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो उसके पास क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब दूसरा चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर, अंतिम छोर का मतलब क्या होगा, टोलरेंस रिंग। कार्बन जो रेजिस्टेंस होता है उसके सबसे लास्ट वाली जो पट्टी होती है वो होती है टोलरेंस रिंग। अगर वो टोलरेंस रिंग जो है गोल्डन कलर का हो, सुनहरा कलर का हो, तो उसका जो उसका टोलरेंस पावर क्या होगा, तो 5% होगा। गोल्डन कलर का टोलरेंस रिंग गोल्डन कलर जो होता है उसका टोलरेंस पावर 5% होता है। यही सिल्वर अगर दे देता तो 10% हो जाता। गोल्डन का कितना होगा, 5% इसका फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे कांस्टेंट का मान होता है, फैराडे नियतांक का मान होता है। तो फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो मोल पर कूलम, कूलम पर मोल, किलोग्राम पर कूलम और कूलम पर केजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कूलम जो फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96,500 कूलम पर मोल, कूलम पर मोल, यानी सही ऑप्शन क्या होगा, कूलम पर मोल। यूनिट हमसे पूछा जा रहा है, वैल्यू नहीं, तो क्या हो जाएगा, यूनिट खाली क्या होगा, कूलम पर मोल। कूलम, एक कूलम निकालने के लिए इतना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, शक्तिहीन धारा का परिपथ होता है। शक्तिहीन धारा कौन होगा, शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध धारितीय, शुद्ध प्रेरकीय, ए और बी दोनों। तो देखिए जो शक्तिहीन धारा जो होती है, जो वाटलेस करंट होता है, वाटलेस करंट जो होता है उसमें दो ऑप्शन सही है। एक तो शुद्ध धारितीय
आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ही सही है, शुद्ध प्रतिरोधी और शुद्ध धारती। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ये दोनों दिया हो, तो दोनों किस में दिया है, ए और बी किस में दिया है, डी, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा भाई, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, क्योंकि ए और बी दोनों सही अगर हमें मिलता है तो डी हमें मारना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंगों के बीच का कलांतर होता है, कलांतर का मतलब होता है फेज डिफरेंस होता है। तो विद्युतीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों का जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0। फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंगों के बीच का फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो फेज का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में रख दिया जाए, एक ही एक्सिस पर रख दिया जाए, तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा। तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f प्लस 1/f। क्यों, दोनों लेंसों का फोकस क्या है, सेम है, दोनों का फोकस क्या है, f है। तो 1/f अगर निकालते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट फोकस निकालने का फॉर्मूला, दोनों का एलसीएम क्या होगा, f होगा, 1 1 क्या हो, 2 होगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का टोटल नेट फोकस बराबर होता है ना फॉर्मूला, 1/f प्लस 1/f, दोनों का फोकस क्या है, f है, तो जोड़ेंगे तो 2/f हो जाएगा, यानी f नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, पलटी मारेगा, f नेट यहाँ से निकालेंगे तो पलटी मारेगा तो f/2 हो जाएगा, f/2, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। दो लेंसों को अगर जोड़ेंगे तो उनका f नेट जो नेट फोकस होगा वो 1/f प्लस 1/f के सम के बराबर हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा f/2, सही ऑप्शन हो जाएगा f/2। फोकस जो होगा उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को अगर काला कर दिया जाए तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब में, देखिए अगर किसी लेंस के सामने अगर उसका आधा भाग कलर कर दिया जाए तो नीचे से सिर्फ लाइट आएगा, ऊपर से तो लाइट नहीं आएगा, फिर भी वो इमेज बनाएगा, लेकिन क्या कम होगा भाई, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आधा काला कर दिया जाए तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, तीव्रता उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पहले से पता होगा, सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रहे तो कौन मार देगा, है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, ये क्वेश्चन जनबा बहुत लोगों को डाउट रहता है। फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, प्रकाश की तीव्रता पर, धातु के कार्यफलन पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी डिपेंड करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, मतलब लाइट के वेवलेंथ पर। और यह कहता फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है, तब वही ऑप्शन हो जाता। तो वेव ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, तरंग दैर्ध्य पर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण है, अल्फा कण का होता है हीलियम का भाई नाभिक होता है, अल्फा कण हीलियम की नाभिक की होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो भाई किसी भी ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होता है। देखिए जैसे ये ट्रांजिस्टर हमने बना दिया, ये ट्रांजिस्टर मान के चलिए हमने बनाया एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जब हमने बनाया है तो इसमें कौ पीएन जंक्शन डायोड है, 2 एगो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये वाला पीएन जंक्शन डायोड, अगर ये वाला पीएन जंक्शन डायोड, चाहे कौनों आप ट्रांजिस्टर बनाते हैं एनपीएन चाहे पीएनपी, उसमें कौ रहेगा। अगर आप एनपीएन भी बनाएंगे, पीएनपी भी अगर ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो उसमें भी कौ पीएन जंक्शन डायोड है, 2, तो 2 पीएन जंक्शन डायोड हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। किसी भी ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 35 नंबर में है ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक करंट फैक्टर अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या होता है। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन जो होगा, अल्फा बराबर बीटा बाई अल्फा प्लस 1, और
बीटा बराबर अल्फा बाई अल्फा प्लस 1 और अल्फा बराबर बीटा बाई बीटा माइनस 1, 1 बाई अल्फा बराबर 1 बाई बीटा माइनस 1। देखिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। अल्फा जो होता है बीटा बाई 1 प्लस बीटा के बराबर होता है, या यहाँ 1 प्लस बीटा लिखे चाहे बीटा प्लस 1 लिखे, इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों तो सेम रहेगा। तो अल्फा का जो वैल्यू होता है वो बीटा बाई बीटा प्लस 1 के बराबर होता है, तो सही आंसर जो होगा ए। इसको अलग जो है हम इसका जो है अलग टॉपिक बना देते हैं, इस पर जो है कैसे बनता है ये भी आप देख लीजिएगा। उसमें ट्रांजिस्टर का धारक गुणांक जो है ये होगा, सही ऑप्शन होगा अल्फा बराबर बीटा बाई 1 प्लस बीटा।